हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारी फिजिक्स है। फिजिक्स का जो हमारा चौथा चैप्टर है, यानी कि विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ठीक है, क्वेश्चन की बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे यस दीदी, हम सभी लोग तैयार है इस प्यारी सी क्लास को करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आप सभी लोगों के लिए, यानी कि क्लास 10 के बिहार बोर्ड के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं एक कंप्लीट साइंस की वन शॉट प्रहार सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट साइंस के वन शॉट वीडियो मिलने वाले हैं। और इन वीडियोस की हेल्प से आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ठीक है बिल्कुल से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इन सभी वीडियोस में, यानी कि इन सभी लेक्चर्स में मैंने वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे कॉन्सेप्ट को ठीक है कवर करवाया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या फिर पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस दीदी, हम सभी लोग तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा वन शॉट की क्लास होने वाली है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये जो विद्युत आवेश होता है ये क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो विद्युत धारा है ना, इसका मतलब ये पूरे चैप्टर का जो नाम है ना, यही नाम है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट नाम है। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और हमारा विद्युत जो विभवांतर होता है वो क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ओम का नियम जो होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन, यानी कि प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो प्रतिरोध होता है, इसका जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम जो संयोजन होता है उसको भी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो टॉपिक है, यानी कि एक जो पॉइंट है वो या ऐड नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लास्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की ठीक है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। फिर अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विद्युत आवेश होता है ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार, ठीक है, जब कोई भी पदार्थ है वो क्या होगा, वो अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। ठीक है, मान लो कोई पदार्थ है, वो क्या है, वो अपने सामान्य व्यवहार से, यानी कि जैसे वो नॉर्मली रहता है डेली, वैसे नहीं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये उत्पन्न होने लगता है। पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत आवेश कह देंगे। ठीक है, कोई पदार्थ है, मान लो कोई भी पदार्थ है, वो क्या हो रहा है, वो अपने सामान्य व्यवहार से, ठीक है, अपने सामान्य व्यवहार से क्या कर रहा है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग रहा है। ठीक है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जा रहा है, तो अर्थात जिसके कारण क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। तो ये जो पदार्थ का गुण है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो पदार्थ का गुण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और आप सभी लोगों को पता है ना, आप सभी लोगों को क्या पता है कि ये जो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। घर्षण के कारण जो उत्पन्न होते हैं आवेश वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा धन होता है और हमारा दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हमारा धन आवेश होता है और दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कांच की छड़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छड़ लेते हैं, कांच की हो गई या फिर है ना लोहे की हो गई, है ना, लोहे की नहीं, यहाँ पे कांच की हम लोग क्या करते हैं, छड़ लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक मखमल का कपड़ा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक मखमल का या फिर सूती कपड़ा ले लेते हैं। तो ये जो छड़ है, ठीक है, ये जो छड़ है इसमें क्या होगा, इसमें धन आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें धन आवेश होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा। ठीक, प्लस आवेश होगा, यानी कि इसमें क्या है, इस छड़ में प्लस आवेश यानी कि धन आवेश है। अब ये जो कपड़ा है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ऋण आवेश होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा ऋण आवेश है। जैसे है ना, जैसे आप सभी लोग जब छोटे छोटे रहते हैं ना, खैर अभी भी छोटे हैं, अभी कौन सी ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग क्लास में रहते हैं ना, तो वहां पे बहुत ढेर सारी मस्तियां होती हैं। पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करते हैं जब हम लोग क्लास में रहते हैं। वहां पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी है ना वो रहती है, स्केल रहती है ना, पटरी रहती है, जिससे आप लोग लाइन खींचते हैं, उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं और अपने बाल में, ठीक है, ये मान लो पटरी है, इसको बाल में ऐसे ऐसे रगड़ने लगते हैं, क्योंकि बाल में सबको ये हो सकता है भाई तेल लगा के रखता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रगड़ने लगते हैं। फिर एक कागज ले लेते हैं। ठीक है, एक कागज ले लेते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर मेज में रख देते हैं, यानी कि बेंच पर रख देते हैं। अभी जो हमने की, ठीक है, यानी कि ये जो स्केल है इसको जब हमने यहाँ पर रगड़ा, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो कागज रखे हैं बेंच पे उसको ले जाएंगे। ठीक है, बेंच पे जो कागज रखे हैं, फिर अपने स्केल को यहाँ पे ले जाएंगे। जैसे जैसे पास में करेंगे तो वो जो कागज के टुकड़े होते हैं ना, वो चिपकने लगते हैं। ठीक है, वो हमारी स्केल में चिपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक में हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, एक में हमारा प्लस और एक में हमारा निगेटिव चार्ज होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आवेश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। तो विद्युत आवेश हमारा क्या है कि जब कोई भी पदार्थ है वो अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात जिसके कारण क्या होता है, विद्युत आवेश और चुंबकीय आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रकार के जो गुण होता है पदार्थ का, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। और घर्षण के कारण जो विद्युत आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश होता है और दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है। बताओ, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट करके आप बताओ, यस दीदी हमें यहाँ पे नहीं समझ आया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। ठीक है, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पीछे हमने पढ़ लिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं धन आवेश के बारे में कि धन आवेश क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है तो उस पर, ठीक है, मान लो क्या है, मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, क्या है, मान लो कोई पदार्थ है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या किए, बाहर निकाल दिए, तो उस पर उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उसको हम लोग धन आवेश कहेंगे। अगर हम लोग ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश क्या होता है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, और ऋण आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्रहण किए जाते हैं, तो उसको हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर आवेश के दो प्रमुख गुण की बात करें, ठीक है, जो आवेश होता है उसके जो दो प्रमुख गुण होते हैं अगर उनकी बात करें तो पहला होता है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। पहला गुण तो ये होता है आवेश का। दूसरे अगर गुण की बात करें तो विजातीय आवेश में आकर्षण का गुण होता है। जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। और जो सजातीय होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण का बल होता है। ठीक है, तो आवेश क्लियर है, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने पढ़ लिया। पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे विद्युत धारा को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा को ही पढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट दिया है हमारा, इसे प्रायः आई से सूचित किया जाता है। जो हमारा विद्युत, ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है उसको प्रायः हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे, आई से सूचित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। यदि टी समय में किसी चालक से क्यों आवेश प्रवाहित हो जाए, ठीक है, मान लो जो हमारी विद्युत धारा उसको किससे, उसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, ठीक है, अगर हम लोग टी समय से, ठीक है, टी समय से किसी चालक से, ठीक है, टी समय में किसी चालक से क्यों आवेश प्रवाहित हो जाए तो क्या होगा। ठीक है,
टी समय में, कितने टी समय के चालक में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो जाए तो क्या होगा, तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी हो जाता है। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ये हमारे विद्युत धारा का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है। ठीक है, और अगर हमें क्यू निकालना है यानी कि आवेश निकालना है तो आवेश बराबर हमारा हो जाएगा I अपॉन आई इंटू टी। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर हमें धारा निकालनी है तो धारा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर वहीं पे हमें आवेश निकालना है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर यानी कि क्यू बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर उनमें से जो सही होगा यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपका एम्पियर होगा आपको वहां पे टिक करके आना है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला पॉइंट दिया है, विद्युत धारा को अमीटर या एमीटर की सहायता से मापा जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको कैसे, उसको अमीटर या फिर एमीटर से, ठीक है, अमीटर या एमीटर से उसको हम लोग उसकी सहायता से क्या करते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। अगला पॉइंट दिया है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा हमारे क्या है, विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी है, अदिश राशि है। ठीक है, डन। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। विद्युत धारा में आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम लोग क्या करें, टी समय में, ठीक है, टी समय में किसी चालक में क्यू आवेश प्रवाहित करें तो उसमें क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा यानी कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर हमें विद्युत धारा निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें आवेश निकालना है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू बराबर हमारा क्या हो जाता है, I इंटू टी हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा की हम लोग बात करें, ठीक है, तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक आदिश राशि है। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभव के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इकाई धन आवेश को, जो हमारा इकाई धन आवेश है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही हमारा विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर हमारा होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। यानी कि इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बताओ यहाँ तक समझ आया या नहीं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्यू है यानी कि आवेश है। ठीक है, क्या है, ये हमारा आवेश है। ठीक है, क्या है, हमारा आवेश है। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे हमारा धन आवेश है। ठीक है, ये हमारा देखो इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन आवेश हमारा हो गया, इसको अनंत से, ठीक है, इसको कहाँ से, अनंत से, यानी कि ये वाले, ठीक है, कहाँ से, अनंत से, ये हमारा ए बिंदु हो गया और ये हमारा बी बिंदु हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमारा बी बिंदु हो गया। यानी कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कार्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वही हमारा कार्य कहलाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं। ठीक है, बताओ जल्दी से क्लियर है या नहीं। ठीक है, क्या करना है, जल्दी बताना है आपको, क्लियर है या नहीं।
ठीक। तो V बराबर हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ठीक है, क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ठीक है, ये हमारा विद्युत विभव का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है। किसी धन आवेश से, ठीक है, किसी धन आवेश से अनंत क्षेत्र, ठीक है, अनंत से, ठीक है, किसी जो होता है हमारा, जो हमारा आवेश है, ठीक है, किसी धन आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विद्युत आवेश होता है। बताओ क्लियर, क्लियर है या नहीं? चलो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो विद्युत विभव का एसआई मात्रक, अगर हम लोग बात करें विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अब कैसे, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, और जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है, वो कूलाम होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और जो हमारा आवेश होता है उसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ये जूल बटे कूलाम किसके बराबर होता है, एक वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, किसके, वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना, तो वही वाला वोल्ट है। ठीक है, वही वाला क्या है, वही वाला ये वोल्ट है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो अगर विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव जो होता है वो हमारी अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, डन, बताओ यहाँ तक डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र से, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र से किसी बिंदु, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, वही हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मुझे कि जो विभवांतर होता है ये क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विद्युतीय क्षेत्र से, ठीक है, कहां से, विद्युतीय क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ये हमारे एक बिंदु है क्यू ए है। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा एक बिंदु हो गया क्यू ए हो गया, और यहाँ पे हमारे एक बिंदु है क्यू बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्यू बी हो गया। अब एक बिंदु से, यानी कि ये जो विद्युतीय क्षेत्र है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश में, ठीक है, इकाई धन आवेश को ले जाने में जितना कार्य, ठीक है, जितना कार्य किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। ठीक है, ये हमारा मान लो हो गया डब्ल्यू ए, और ये हमारा हो गया डब्ल्यू बी, यानी कि कार्य ए हो गया और हमारा कार्य बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कार्य ए हो गया और हमारा कार्य बी हो गया। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे प्रवाहित आवेश होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू WB माइनस WA इंटू, सॉरी यहाँ पे देखो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा WB माइनस, ठीक है, ये A हो गया, ये Q हो गया बटे Q हो गया। मतलब V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू WB अपॉन Q हो जाएगा माइनस WA अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, विद्युत विभवांतर का हमारा फॉर्मूला होता है। बताओ यहाँ तक क्लियर। चलो, यह एक अदिश राशि है। जो हमारी विद्युत विभवांतर होता है, यानी कि विभवांतर जो होता है वो कैसी, वो एक अदिश राशि है। विभवांतर का अगर हम लोग, ठीक है, सूत्र निकाले तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का और विभव का दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है।
ठीक, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विभवांतर और विभव का जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर का मान भी 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र से, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य, मान लो अगर 1 जूल है तो उसका विभवांतर भी क्या होगा, उसका विभवांतर का जो मान होगा वो भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, कितना होगा, वो भी 1 वोल्ट होगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ओम का नियम। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ओम का जो नियम है वो क्या है, यहाँ पे समझते हैं। तो जर्मनी भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, ठीक है, जो जर्मनी थी उसके भौतिकी एवं तकनीकी जो विश्वविद्यालय था उसका जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827, ठीक है, जो ओम थे उन्होंने कब 1827 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर में संबंध स्थापित किया। ठीक है, क्या कह रहा है कि जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के भौतिकी एवं, ठीक है, भौतिकी एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के एक अध्यक्ष थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने बताया, क्या बताया, जो विद्युत धारा है, यानी कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, और हमारा विद्युत विभवांतर हो गया, इनके बीच में क्या किया, इन्होंने एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, क्या किया, इन्होंने एक संबंध स्थापित किया। ठीक, अब यहाँ से ओम के नियम के अगर अनुसार हम लोग समझे, ठीक है, कि ओम का जो नियम है वो क्या है, तो यदि ताप, ठीक है, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, ठीक है, यदि ताप और, ठीक है, यदि ताप हो गया आदि जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो नियत रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके जो धारा उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, यदि ताप है, ठीक है, यदि ताप है या फिर आदि जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है, नियत रखी जाए, वो क्या रखी जाए, वो नियत रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरे पर, ठीक है, किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, उसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। जैसे V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर हमें धारा निकालनी है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, क्या करेंगे, V अपॉन R करेंगे। ठीक है, अगर वहीं पे हमें प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, R बराबर हमारा हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। अभी जो प्रोपोर्शनल है इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे हमारा R आता है। ठीक है, क्या है, हमारा R आता है। ये जो R है, R को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है, इसका एक मात्रक जो है वो ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। देखो ये हमारी विद्युत धारा मान लो प्रभावित हो रही है एम्पियर में, इधर हमारी क्या हो रही है, इधर हमारा जो विभवांतर है वो प्रवाहित हो रहा है किसमें, वोल्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये बीच बीच में क्या हो रहा है, इसमें प्रतिरोध लगा है। ठीक है, क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है। तो जो हमारा ओम का नियम है वो क्या होता है, ओम का नियम हमारा होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओम का नियम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम का नियम होता है। डन है, चलो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं विद्युत प्रतिरोध को। ठीक है, किसको समझते हैं, विद्युत प्रतिरोध को समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में पैनल पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट साइंस की जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्या होगी, आपको साइंस की जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, शेयर कर दिया क्लास। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, विद्युत प्रतिरोध को समझते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसका विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब ही है
प्रतिरोध का मतलब ही है रुकावट, ठीक है। क्या है? प्रतिरोध का मतलब ही है रुकावट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण, ठीक है, कोई चालक पदार्थ है जिसका एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका क्या करता है, उसका विरोध करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो ओम होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर वहीं पे हमें, ठीक है, अगर विभवांतर निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। अगर हमें प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन आई का यूज करते हैं। अगर 1 ओम की बात करें, ठीक है, 1 ओम बराबर हमारा होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, ठीक है। यहां तक बताओ, यहां तक डन है। प्रतिरोध समझ आया। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस चालक से प्रवाहित हो रही धारा में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली जो धारा है, विद्युत धारा है, उसका विरोध करता है, वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। ये जो प्रतिरोध होते हैं इनका संयोजन कैसे होता है, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, सब समझते हैं। तो विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे विद्युत परिपथ होते हैं, है ना, सबके घरों पे लाइट होगी, क्या होती है, सबके घरों पे लाइट होती है, यानी कि विद्युत परिपथ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रतिरोधों को निम्नांकित, ठीक है, ये जो प्रतिरोध होते हैं इनको निम्नांकित 2 प्रकार से परस्पर संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधों को कितने प्रकार से, प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला श्रेणी क्रम हो गया और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो अब एक एक करके इन दोनों को समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है और हमारा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को, है ना, किसको पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि श्रेणी संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार क्रमशः जोड़ा जाता है कि किसी, ठीक है, ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि क्रमशः, ठीक है, क्रमशः इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, किसी प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले सिरे, ठीक है, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से संबंधित रहे, ठीक, क्या रहे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि कोई प्रतिरोध है, उसका जो दूसरा सिरा है, ठीक है, जो दूसरा सिरा है वो किससे, वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से संबंधित रहे, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग उपलब्ध रहता है जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है, ठीक है। जब एक ही धारा होगी तो उसमें सभी प्रतिरोध में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, वो समान रहता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, अगर हम लोग बात करें श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध की, तो R इज इक्वल टू हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, ठीक। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, यहाँ तक डन है कि नहीं। ये देखो, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक परिपथ है, ठीक है, क्या है, हमारा एक परिपथ है। इसमें देखो R1 हमारा हो गया, R2 हो गया और हमारा R3 हो गया। ये क्या है, ये हमारे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो प्रतिरोध है वो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसमें देखो धारा भी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें क्या है, धारा भी प्रवाहित हो रही है, साथ ही साथ इसमें वोल्ट भी है, ठीक है, यानी कि विभवांतर भी है, ठीक। तो समांतर क्रम प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी, श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें इस प्रकार प्रतिरोधों को क्रमशः जोड़ा जाता है कि जो किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से संबंधित रहे। इस प्रकार का जो संयोजन है इसमें जो धारा है उसके लिए केवल और केवल एक ही उपलब्ध होता है मार्ग, ठीक है, यानी कि एक ही रास्ता उसके लिए उपलब्ध होता है जिससे जो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि कौन से संयोजन में जो धारा का मान होता है वो समान होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो समान होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कुल प्रतिरोध की बात करें, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू
ठीक है। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी R होंगे यानी कि जितने भी उसमें प्रतिरोध लगे होंगे उन सभी को ऐड करते चले जाते हैं, और उसके बाद सभी को ऐड करके जितना भी मान आता है वो हमारा क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोध हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं समांतर क्रम संयोजन को। ठीक है, किसको, समांतर क्रम संयोजन को। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। डन। चलो समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ, ठीक है, ये जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है इसको संयोजित करने के लिए क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के जितने भी सिरे होते हैं उन सभी को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर, ठीक है, परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों के, ठीक है, तथा दूसरे सिरों को क्या करते हैं, एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। अतः सभी प्रतिरोधों, ठीक है, सभी क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। ठीक है, क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में सभी श्रेणी क्रम जो होता है उसमें धारा समान होती है, लेकिन जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो विभवांतर होता है वो समान होता है। अगर समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान देखें, ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r, ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया प्लस 1/r3 हो गया। फिर जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, सभी को ऐड करके, ठीक है, जितना भी हमारा आर आता है यानी कि जितना भी हमारा टोटल प्रतिरोध आता है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को संयोजित ऐसे संयोजित करते हैं कि जो सभी प्रतिरोध है, ठीक है, इनके सिरों को, ठीक है, इन सभी के सिरों को क्या करते हैं, एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर, एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को, ठीक है, तथा दूसरे सिरों को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ठीक है, क्या होता है, वो समान होता है। जैसे हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हमारा समांतर क्रम संयोजन परिपथ, ठीक है, क्या है, हमारा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध जो होता है उसका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। सभी प्रतिरोधों को क्या कर दिया गया, सभी प्रतिरोधों को एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर, और सभी, ठीक है, दूसरे सिरों के सभी जो बिंदु है वहां पे क्या करते थे, जोड़ देते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक, अब इनके बीच में क्या होगा, इनका जो प्रतिरोध सॉरी विभवांतर होगा, इनके सिरों, सभी प्रतिरोधों के जो सिरों के बीच का विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें यानी कि समांतर क्रम संयोजन में अगर कुल प्रतिरोध की बात करें तो क्या होता है, 1/r1, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है प्लस 1/r3 होता है। ठीक है, बताओ यहां तक डन है कि नहीं, आगे चलो, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर को समझते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, जो अमीटर होता है और साथ ही साथ जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमीटर क्या होता है। ठीक है, अमीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा मापने की युक्ति या यंत्र को विद्युत अमीटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा जो होती है इसको मापने वाला जो यंत्र होता है, जो युक्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो हमारा अमीटर होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें, ठीक है, कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो दो विभव के बीच का अंतर मापने की युक्ति या फिर यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ये जो हमारा दो विभव है, ठीक है, दो जो विभव है इनके बीच का जो विभवांतर होता है, जो इनके बीच का अंतर होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दो विभव के बीच का अंतर मापने की यंत्र जो होता है, युक्ति जो होती है, उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको किसमें, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जो ये हमारा सबके घरों में लाइट होगी, है ना, सबके घरों पे लाइट होगी, सबके घरों में क्या होगा, मीटर भी लगा होगा। ठीक है, तो ये जो मीटर होता है, ठीक है, ये मीटर जो होता है, ठीक है, सबके घरों में लगा है मीटर, तो यही हमारा क्या है, विद्युत धारा को नापता है ये। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमीटर होता है। और इसी तरह, ठीक है, इसी तरह क्या होता है, इसी तरह जैसे मान लो आपके यहाँ समरसेबल है, ठीक है,
क्या है आपके यहाँ समरसेबल है, तो वहां पे एक ऐसा वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये लगा होता है, ये इससे क्या होता है, इससे हम लोग क्या नापते हैं, दो विभव के बीच में, ठीक है, जो अंतर होता है उसको मापते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा आता है कूलाम का नियम। ठीक है, क्या आता है हमारा, कूलाम का नियम आता है। ठीक है, क्या आता है, कूलाम का नियम आता है। यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम समझते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो कूलाम का नियम होता है। ठीक, तो 1784 में, ठीक है, 1784 में एक फ्रांसीसी भौतिक भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, जो हमारा 1774 जो हमारा 84 ईस्वी में क्या थे, एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका क्या नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम था। ठीक है, क्या नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम था। ठीक है, ने दो बिंदु आवेशों के बीच बल को मापा और वह इस सिद्धांत के साथ आए कि बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने यह भी पाया कि यह बल आवेशों, ठीक है, यह बल क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, ऐसे समझ, देखो 1784 ईस्वी में, ठीक है, सन 1784 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था, फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो बिंदु के बीच आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसको मापा, और क्या किया, और इस सिद्धांत के साथ है कि जो बल है, कि ये जो बल है ये आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने यह भी पाया कि ये जो बल है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, ये आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा कूलाम का नियम होता है। यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, हमने एक बिंदु ले लिया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लिया, सपोज दैट दो आवेश, ठीक है, क्या है, दो आवेश है। बिंदु ए पर हमारा क्या है, Q1, यानी कि Q1 आवेश हो गया, और बिंदु बी पर हमारा Q2 आवेश हो गया। ठीक है, Q1 और Q2 आवेश हो गया। ठीक है, दो आवेश हमने ले लिया। ठीक है, क्या हो गया, Q1 और Q2 हो गया। आवेशों के बीच, ठीक है, आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, आवेशों के बीच की जो दूरी है, यानी कि Q1 आवेश से लेकर Q2 के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो हमने आर ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, आर है। और उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, अब इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल, यानी कि एफ लग रहा है। ठीक है, इनके बीच का जो बल है, ठीक है, आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या है, वो एफ है। ठीक है, वो क्या है, एफ है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जस्ट पीछे हमने पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू क्यूटी अपॉन हमारा R2 आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, या एफ समानुपाती। ठीक है, अगर हम लोग एफ समानुपाती की बात करें तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये जो हमारा समानुपाती है इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू हमारा आएगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, एफ बराबर हमारा क्या आ गया, फोर्स, यानी कि बल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो के है, ठीक है, ये के जो है, जब हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाया, ये जब हमने समानुपाती को हमने हटाया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक नियतांक है। ठीक है, जो के आया है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक नियतांक है, जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, के का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, जो इसका मात्रक है, ठीक है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
कूलाम होता है। तो ये क्या है, ये हमारा कूलाम का नियम होता है। बताओ यहाँ तक समझ आया। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है ये क्या होता है। यदि एक विद्युत परिपथ, ठीक है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित, ठीक है, क्या होती है, क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक जो है, ठीक है, विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाएगी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा बराबर हमारा होता है शक्ति गुणे समय, यानी कि H बराबर, ठीक है, हीट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा जब हमें निकालनी होगी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, P इंटू टी, यानी कि शक्ति बटे शक्ति गुणे समय हमारा हो जाएगा। ठीक है, H बराबर P इंटू टी हो जाएगा। अगर वहीं पे हम लोग बात करें, ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है, एस इक्वल टू, ठीक है, एच इक्वल टू हमारा क्या, एच बराबर क्या होता है, वी आई टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा, जिसको, ठीक है, पी बराबर क्या होगा, पी बराबर वी आई होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी बराबर वी आई हो जाएगा। एच बराबर अगर हम लोग बात करें तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर टी हो जाता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू हमारा होता है आई आर। ठीक है, क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, जो कि हमारे ओम का नियम होता है। ठीक है, एच हमारा क्या है, एच हमारा ऊष्मा यानी कि ऊर्जा है। ठीक है, क्या है तुम्हारा, ऊष्मा ऊर्जा है। अतः उत्पन्न जो ऊर्जा होगी, ऊष्मा होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगी। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जूल का विद्युत धारा का तापन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि जो जूल है, ठीक है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, यानी कि जूल का नियम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जूल का नियम क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस नियम के अनुसार हम लोग बात करें, ठीक है, जो जूल होता है, ठीक है, जूल का जो विद्युत धारा का तापन नियम होता है, अगर इस नियम के अनुसार हम लोग बात करें तो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, ऊष्मा विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, समानुपाती होती है। अगला पॉइंट दिया है प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक, ये क्या धारा हमारी क्या होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक, अगला पॉइंट दिया है विद्युत धारा में, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। ठीक है, जो विद्युत धारा है वो क्या होती है, प्रवाहित होने वाले समय के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर हो गया, प्रेस हो गया आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर जो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया आदि में अवांछनीय होता है। ठीक है, ये जो तापन प्रभाव है ये हीटर में, ठीक है, प्रेस में आदि में क्या होता है, वांछनीय होता है। अगर वहीं पे हम लोग कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, इन सभी में क्या होता है, अवांछनीय होता है। अगला पॉइंट दिया है विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होते हैं, जो सभी के घरों पे लगे होते हैं, ठीक है, जो विद्युत बल्ब होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अधिकांश शक्ति, ठीक है, उनकी अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, अधिकांश क्या होते हैं, अधिकांश वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, किसमें, वो शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा क्या होता है, जो उसका कुछ भाग होता है वो प्रकाश के रूप में क्या होता है, प्रकट होता है या फिर प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा दिया है विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है, आप सभी लोगों के यहाँ ये जो बल्ब होगा, ठीक है, ये जो बल्ब होगा इसकी जो तार होती है, ठीक है, इसकी जो तार होती है वो किसकी, वो टंगस्टन की बनी होती है। यानी कि जो तंतु होता है, इसका फिलामेंट होता है वो किसका, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो
किसका बना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, टंगस्टन का बना होता है। अगर क्यों बना होता है, तो अगर इसकी बात करें तो यह उच्च तापन पर उपचयित नहीं होता है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका ये जो उच्च तापमान है, ठीक है, जब ये उच्च तापमान पर आता है तो ये उपचयित नहीं होता है, ये इसका कारण होता है। इसका जो गलनांक होता है वो उच्च, ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। अगला पॉइंट दिया है बल्बों में रासायनिक, ठीक है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, जो हमारे बल्ब होते हैं उसमें कौन से, अगर उनको हम लोग देखें रासायनिक दृष्टि से, तो उसमें अक्रिय गैस, जैसे हमारी, ठीक है, अक्रिय गैस में हमारी नाइट्रोजन होगी, आर्गन हो गई, ठीक है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे जो तंतु होती है, तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो तंतु होता है उसकी आयु में, ठीक है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत शक्ति को। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति को पढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, जहां से आप जाकर सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में पैनल पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ, ठीक है, आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, और कंप्लीट साइंस के जो वन शॉट की वीडियोस थे, बायोलॉजी के जो थे सारे वीडियोस, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी लोग, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पे लिंक दी है, उसको टैप करके सभी लोग प्लेलिस्ट में जा करके क्या करेंगे, उन सारे वीडियोस को वॉच करेंगे, देखेंगे, और अपने सारे डाउट्स को क्या कर देंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं विद्युत शक्ति को। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, विद्युत शक्ति को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो कार्य करने की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने पर, ठीक है, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। जो ऊर्जा है उसको उपभुक्त होने की जो दर होती है उसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, जिसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई भी हमारा विद्युत परिपथ है उसमें जो उपभुक्त यानी कि क्षयित विद्युत ऊर्जा जो हमारी होगी, उसी की जो दर प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत शक्ति को कैसे P से प्रदर्शित या फिर सूचित करते हैं। अगर इसके हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर हमारा क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, क्या होता है, V इंटू आई होता है। ये हमारे विद्युत शक्ति का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, बताओ यहां तक डन है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे यहां तक डन है कि नहीं। आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि विद्युत शक्ति जो होती है उसका एसआई जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, क्या होता है, वॉट होता है। किसका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर का होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, एक वॉट, ठीक है, एक वोल्ट जो होता है वो एक वोल्ट इंटू एक वोल्ट बराबर हमारे क्या होता है, एक एम्पियर होता है। अगर एक वोल्ट की बात करें तो एक वोल्ट बराबर एक वोल्ट गुणे एक एम्पियर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है ऊर्जा का व्यवहारिक जो मात्रक होता है, जो ऊर्जा होती है उसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, कितना होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगर 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की यूनिट क्या है, 1 किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, इसकी यूनिट विद्युत जो ऊर्जा होती है, ठीक है, इसकी जो एक यूनिट है वो क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन हमारा दिया है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे आपको लिखना होगा कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी, ठीक है, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु तक, उस बिंदु का जो विभव होगा, ठीक है, वो 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। नहीं समझ आया फिर से समझो। यदि एक कूलाम आवेश को, ठीक है, एक कूलाम हमारा आवेश है, क्या है, एक कूलाम हमारा आवेश है, उसको अनंत से, एक कूलाम आवेश को कहां से, अनंत से, अनंत से क्या करते हैं, किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, अगर वो कितना है, 1 जूल है, ठीक है, कितना है वो हमारा 1 जूल हो, तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वही हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक, आवेशों का जो प्रवाह होता है, अगर धन आवेश की बात करें तो उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है, आवेशों का जो प्रवाह होता है अगर उसकी हम लोग बात करें तो कहां से होता है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे, वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, किधर होता है, निम्न से उच्च विभव की ओर होता है। जैसे यहाँ पे हमारा हायर पोटेंशियल दिया है और इधर हमारा लोअर पोटेंशियल दिया है। हायर वाला हमारा क्या होता है, धन आवेश होता है, और लोअर वाला हमारा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, ऋण आवेश होता है। अब इसमें क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आवेशों का जो प्रवाह है वो कैसे होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और जो ऋण आवेश होता है उसमें निम्न से किधर होता है, उच्च की ओर होता है। ठीक है, किधर होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। बताओ यहाँ पर डन है या नहीं। ठीक है, बताओ यहाँ पर डन है या नहीं। ठीक, तो 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, समझ आ गया। अब एग्जाम में लिख लोगे, अगर क्वेश्चन आएगा यस लिख लोगे। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चालक पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि जो चालक पदार्थ होता है वो किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होता है। ठीक है, आसानी से प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग सुचालक या फिर चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, मान लो ऐसा कोई पदार्थ है जिससे क्या हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो विद्युत धारा है वो आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे पर, यानी कि आसानी से वो आ जा रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग चालक या फिर सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, मनुष्य जानवर का शरीर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अशुद्ध जल हो गया, आर्द्र या नमी युक्त हवा हो गई, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे सारे हमारे सुचालक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें जो, ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो उसे ही हम लोग चालक या फिर सुचालक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुचालक होता है, यानी कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं ये इसको किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, जिससे विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता या फिर नहीं होती, तो उसे अचालक या फिर कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा कोई पदार्थ है, इससे जो विद्युत धारा है यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो विद्युत धारा जा रही है वो आसानी से नहीं जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे ही हम लोग कह देते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक है, क्या कह देते हैं, कुचालक पदार्थ। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, ठीक है, ला हो गया, चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, शुद्ध जल हो गया, रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कुचालक होते हैं। मान लो मेरे पास बॉटल है, ठीक है, क्या है, ये मेरे पास प्लास्टिक की बोतल है। अब इसमें क्या करना है, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो बताओ इसमें जो विद्युत धारा है क्या वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर आएगी, प्रवाहित होगी आसानी से। तो आप लोग बोलोगे नहीं होगी। तो ये क्या है, ये हमारा कुचालक है। ठीक है, क्या है, हमारा कुचालक है। इसी तरह कांच की गिलास है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आप बोलेंगे नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये कुचालक है। ठीक है, क्या है, कुचालक। इसमें विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगर हम लोग लोहे की बात करें, है ना, लोहे की बात करें, लोहे की एक छड़ ले ले, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, तो क्या होगी, वो आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सुचालक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक
पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अर्धचालक पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है। उत्तर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच हो अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनकी जो चालकता होती है वो चालक यानी सुचालक और कुचालक के समान हो, फिर बीच हो, यानी कि जो ऐसे पदार्थ है जिनकी जो चालकता है वो कुचालक और सुचालक के बीच में हो। ठीक है, क्या हो, उनके बीच में हो जो चालकता है उनकी, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम, अर्धचालक कहेंगे। जैसे हमारा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अर्धचालक होते हैं। इनकी जो चालकता होती है वो सुचालक और कुचालक के बीच में होती है, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। कौन कौन से, हमारा जर्मेनियम हो गया और हमारा सिलिकॉन हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो किसे कहते हैं। ठीक है, अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है अतिचालक कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैसा पदार्थ जिससे निम्न, ठीक है, अति निम्न क्या होगा, अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध का, ठीक है, बिना किसी प्रतिरोध के ही क्या कर दिया जाए, धारा का प्रवाह होता है या फिर धारा प्रवाहित कर दी जाए, धारा का प्रवाह हो जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग अतिचालक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अतिचालक बोलेंगे। जैसे हमारा पारा हो गया, पारा हमारा क्या होता है, पारा हमारा अतिचालक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 1 एम्पियर से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे, यानी कि आप लोग आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक से, ठीक है, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। ठीक है, यदि किसी चालक में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है वो प्रवाहित हो, तो ठीक है, हो तो उसे हम कहते हैं कि उस चालक में, ठीक है, उस चालक से क्या हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे यहाँ पे मान लो t बराबर हमारा क्या है, 1 सेकंड। ठीक है, क्या है, 1 सेकंड। कूलाम हमारा क्या है, ठीक है, कूलाम हमारा क्या दिया हुआ है, q बराबर, यानी कि आवेश हमारा क्या दिया है, अरे 1 मिनट, ठीक है, आवेश हमारा q हमारा क्या दिया है, 1 कूलाम। ठीक है, अब यहीं पे अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, 1 एम्पियर की क्या हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। ठीक है, क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेशित आवेशित जो आवेश उसको प्रवाहित हो, आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस पर, उस चालक में क्या हो रही है, उस चालक से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, उस चालक से क्या होगी, 1 एम्पियर की धारा जा रही है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम किसके बराबर होता है, अगर हम लोग बात करें तो एम्पियर इंटू सेकंड, यानी कि एम्पियर गुणे सेकंड के बराबर हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम लोग बात करें कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कूलाम आवेश होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, डन। चल अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि इसका आंसर आपको देना है कि जो प्रतिरोध है ताप गुणांक क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे इसका, कि प्रति इकाई दाब बढ़ाने से चालक पदार्थ में, ठीक है, चालक पदार्थ के, ठीक है, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से, ठीक है, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से
क्या होगा, चालक पदार्थ जो है, चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी तार का, ठीक है, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर एक प्रतिरोध ओम, ठीक है, जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो 1 ओम है, ठीक है, कितना है, वो 1 ओम हो, तो इसका, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध के ताप गुणांक का एसआई मात्रक कितना होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसे अल्फा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, इसको फिर से अल्फा से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, क्या लिखेंगे कि प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ में जो चालक पदार्थ के जो प्रतिरोध में आंशिक वृद्धि होती है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी तार का, ठीक है, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है, तो इसका जो, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका जब हम लोग ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो उसके प्रतिरोध में जो होने वाली जो वृद्धि होगी उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ताप प्रतिरोध ताप गुणांक कह देंगे। प्रतिरोध के ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो डिग्री प्रति सेल्सियस होता है। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं। ठीक है, किससे, अल्फा से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा कहता है, भाई क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ओम के नियम में, ठीक है, ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है कि जो ओम का नियम है उसमें जो ताप है उसको अचर क्यों रखा जाता है। ठीक है, अचर क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इसका आंसर की हम लोग बात करें कि जो ओम का नियम है, ओम के नियम में जो ताप है उसको अचर क्यों रखा जाता है, तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो। ठीक है, जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा एवं विभवांतर दोनों प्रभावित हो जाएंगे, जिससे पठन की क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए ओम के नियम में जो ताप है उसको अचर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, उस जो ओम का नियम है उसमें ताप को अचर रखते हैं। क्यों रखते हैं कि जब किसी तार का, ठीक है, जब किसी चालक तार का तापमान अगर बदल जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, जब प्रतिरोध प्रभावित होगा तो जो हमारी विद्युत धारा है और हमारा विद्युत विभवांतर है ये भी दोनों प्रभावित हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पठन की क्रिया है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए ओम के नियम में जो ताप है उसको अचर रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसको अचर रखा जाता है। बताओ यहां तक डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, घर के विद्युत, ठीक है, घर के विद्युत परिपथ में कौन कौन खराबियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो घर का विद्युत परिपथ होता है इसमें कौन कौन सी खराबियां होती हैं, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, घर के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित खराबियां उत्पन्न होती हैं। पहला दिया है तार का पुराना होना। ठीक है, क्या दिया है, तार का पुराना होना। दूसरा ढीला संयोजन। ठीक है, क्या हो गया, ढीला संयोजन हो गया। तीसरा हमारा स्विच का खराब हो जाना। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, स्विच का खराब हो जाना। चौथा उपकरण की खराबी। ठीक है, जो उपकरण लगा है वो भी खराब हो सकता है। पांचवा हमारा दिया है संयोजित तार का खुला रह जाना। जो संयोजित तार है, जो बंधी हुई तार है उसका खुला रह जाना भी, ये भी हमारा क्या होता है, घर के परिपथ में, घर का जो विद्युत परिपथ होता है उसमें खराबियां ऐसे भी आ सकती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि जो विद्युत का खतरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जब करंट लगता है तो उससे बचने का जो उपाय होता है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी सा है। आप सभी लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत खतरे से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, अगर हम लोग बात करें किसी भी प्रकार का खतरा होने पर परिपथ का मेन स्विच बंद करें। मान लो ऐसा आपको लग रहा है ना, कि जो ये स्विच है यानी कि धारा जो लाइट है कहीं से अगर क्या कर रही है ना, ब्लास्ट वगैरह कर रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिपथ है उसका मेन जो स्विच है उसको बंद कर देंगे।
दूसरा, ठीक है, दूसरा उपाय क्या है, संयोजक के जगह पर अचालक पदार्थ से ढका होना चाहिए। जो संयोजक का जगह है, ठीक है, जगह पर क्या होना चाहिए, अचालक पदार्थ से उसको ढका होना चाहिए। तीसरा दिया है, जब कभी विद्युत परिपथ का मरम्मत करना हो तो हाथ में रबड़ के दस्ताने एवं पैर में जूते चप्पल, ठीक है, एवं पैर में जूते चप्पल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पैर में जूता चप्पल होना चाहिए। अगर मान लो आपके घर में, ठीक है, लाइट का काम चल रहा है या फिर लाइट है कहीं से, है ना, खराब हो रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसको ठीक करने जा रहे हैं, तो उसके पहले, ठीक करने के पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों पे, ठीक है, अपने हाथों पे आपको क्या 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 करना है, प्लास्टिक के दस्ताने यानी कि ग्लव्स पहने, पैर में आपको जूते पहने या फिर आप चप्पल पहन लीजिए, वो भी बिल्कुल से मतलब शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध मतलब, है ना, गीले वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, कि पता चला गीले हैं और आप लोग पहुंच गए हैं सही, तो वहां पे उठा के जो करंट है ना फेंक देगा आपको, है ना, तो ये आपको नहीं करना है। अगला दिया है, सही क्षमता वाले फ्यूज का प्रयोग परिपथ में करना चाहिए। अगला जो उपयोग है, मतलब बचने का जो उपाय है वो क्या है कि सही क्षमता वाले जो फ्यूज है उसी का उपयोग परिपथ में हमें करना चाहिए। पांचवा हमारा दिया है, अगर किसी व्यक्ति का संपर्क, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का संपर्क विद्युत से हो जाए तो उसे कुचालक पदार्थ के माध्यम से हटाना चाहिए। मान लो आपके घर में कोई है, ठीक है, वो लाइट का काम कर रहा है और गलती से उसको लाइट टच हो गई, ठीक है, गलती से क्या हो गया, उसने लाइट को टच कर लिया, है ना, उसको करंट लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जाके, है ना, सीधे उसको ऐसे हाथ से खींचने लगे, ऐसा नहीं करना है। वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको कुचालक जो पदार्थ है, आपका लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी वगैरह हो गया, तो लकड़ी से आप उसको मारिए, है ना, लकड़ी से आप उसको छुटाएंगे, है ना, हटाएंगे वहां पे, तभी जाके हट पाएगा। अगर आप लोहे का लेके चले गए, है ना, लोहे के सरिया लेके चले गए, जो चालक पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको लेके चले गए ना, तो वहां पे क्या होगा, आप भी जाके, ठीक है, उसी से जुड़ जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को करंट मार रहा है, ठीक है, करंट में फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको कुचालक पदार्थ के माध्यम से ही उसको हटाना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए, सारे के सारे आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और आप सभी लोग, ठीक है, और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो को देखकर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन, सारे जो हमारे क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट थे वो समझ आ गए होंगे। एंड तब तक आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मन लगाकर मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।